हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक। हमसे कहा गया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक जो हमें डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं उनको हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके, और हम उनको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है इसको हमें जीरो प्रूव करना है। तो यानी कि हम इस डिटर्मिनेंट में क्या चेंजेस करेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होती हैं, आइडेंटिकल का मतलब उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। या फिर अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम इस डिटर्मिनेंट में देखते हैं कि क्या कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो हाँ गाइस, हमें इस डिटर्मिनेंट में ये दिख रहा है कि जो कॉलम 1 है हमारा, ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये इस वाले कॉलम के जैसा बन जाएगा, है ना। इसमें देखो, इसमें लिखा है x प्लस ए और इस वाले में है x और इस वाले में है a। तो अगर यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएं c1 चेंज टू c1 प्लस c2, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा c1 हो जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। C2 ऐसा ही रहेगा ए बी और सी। ठीक है, C3 है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो गाइस आपको दिख रहा है कि जो हमारा C1 है और जो हमारा C3 है ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हो गए हैं, यानी कि ये आइडेंटिकल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब आप ऐसा करो तो हमें यहाँ पे रीजन भी बताना पड़ेगा कि हमने इसकी वैल्यू जीरो क्यों की। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। गाइस हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। देखो, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कि इसमें जो है ना, ये देखो, ये दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में है ना, दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में। तो अगर हम इनको अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम ये हमारी प्रॉपर्टी है। देखो, अगर आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज जाके देख लेना, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो पहला वाला हमारा डिटर्मिनेंट होगा इसमें x होगा और x होगा, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा उसमें a होगा और a हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है इसको भी हमें जीरो प्रूव करना है। तो हम जीरो प्रूफ किस तरीके से कैसे करेंगे। देखो, जब भी जीरो देखना तो दो बातें हमेशा याद रखना। क्या क्या, कि या तो हम डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को एक जैसा बना दें, या फिर उसकी कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम को जीरो कर दें, सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दें। तो इस डिटर्मिनेंट को हम देखते हैं। तो हाँ, इसमें मुझे एक बात पता चली कि इसमें a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। देखो, अगर हम यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाएं कि c1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3, यानी कि हमने क्या किया, हमने c1 में c2 और c3 को ऐड कर दिया। तो ये होगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, यहाँ पे c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है, ये होगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, यहाँ पे है c माइनस a माइनस बी, b माइनस सी। तो जब हमने c1 प्लस c2 प्लस c3 किया तो देखो, ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस का b प्लस का b कैंसिल, माइनस का c प्लस का c कैंसिल, ये आपस में इसी तरीके से गाइस सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो c1 है ये हो जाएगा 0 0 0। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी कि c1 के सारे एलिमेंट्स हमारे
जीरो हो गए। तो जब किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो ऐसा होने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये जीरो हो जाएगा। रीजन भी बता देंगे, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इज जीरो। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन 3 देखते हैं। गाइस क्वेश्चन 3 में जो डिटर्मिनेंट है इसको भी हमें जीरो प्रूव करना है। तो जब भी आपको कोई भी डिटर्मिनेंट जीरो प्रूव करना हो तो दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल जल्दी से आनी चाहिए। कौन सी? पहली बात तो ये कि या तो हम उस डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दें, या फिर किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जीरो कर दें। ठीक है, तो गाइस अगर आप इस डिटर्मिनेंट को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ ये पता चलेगा कि ये जो C1 है ना हमारा, इसको हम C3 जैसा बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन लगाना होगा। ऑपरेशन होगा C1 चेंज टू C1 प्लस 9C2। अब ये मैंने कैसे लगाया? देखो, मैंने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये जो हमारे पास C2 के एलिमेंट्स है ना, इसमें अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 7 का मैं अगर 9 में मल्टीप्लाई करूंगा और उसको मैं 2 से ऐड कर दूंगा तो ऐसा करने पर मेरे पास 65 आएगा। और 8 का जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 75 आ जाएगा। और 9 का जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको 5 से ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 86 आ जाएगा, है ना। तो इससे हमारी C3 और C1 ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया C1 चेंज टू C1 प्लस 9C2। तो C1 हो जाएगी हमारी यहाँ पे 65, यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 86। C2 होगी 7 8 9 65 75 86। ठीक है, तो जो हमारी C1 है और C3 है ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, यानी कि इनके एलिमेंट्स एक जैसे हो गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। यहाँ पे हम रीजन भी बता देंगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। गाइस यहाँ पे आपको ये मत सोचना कि भैया आपने C2 में क्यों चेंजमेंट नहीं किया, आप तो उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये जो सब कुछ होता है ना, ये वाली पूरी प्रोसेस ये सिर्फ C1 में ही होती है। ठीक है, C2 में हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करते। ठीक है, होप अच्छे से समझ आ गया होगा 3B। अब चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है इसको भी हमें जीरो प्रूव करना है। तो ज्यादा दिमाग लगाने से पहले ये जो A मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC, यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस AB, यहाँ पे हो जाएगा AC प्लस AB। ठीक है, तो इतना कर दिया। अब हमें इसको जीरो प्रूव करना है। तो क्या बात आनी चाहिए दिमाग में? पहली बात तो ये कि या तो हम इस डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दें, या फिर किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दें। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक बात देखी कि जो हमारे पास C1 है ना, इसमें 1 1 1 है। तो अगर मैं C3 को 1 1 1 कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर मैं C3 में C2 के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं। ठीक है, पहले इतना कर देता हूँ। ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे C3 चेंज टू C3 प्लस C2। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पे भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पे भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो जब मैंने इतना कर दिया, अब अगर मैं C3 से AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मैं इसको कॉमन लूंगा तो यहां हम लिखेंगे ऑन टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, C3 से हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 1 1 BC CA AB। अब गाइस AB प्लस BC प्लस AC तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 1 और 1। तो ये जो है यहाँ पे कर देता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस ये जो डिटर्मिनेंट की मैं देखो ये C1 है
और C3, ये तो आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC भी है, तो इसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आप रीजन लिख देना, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। गाइस जब आप यहाँ पे 0 लिखो तो उसके बगल से ही रीजन लिख देना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी, ऐसा मत करना कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद लिखो, ये मल्टीप्लाई करने से पहले ही आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलो क्वेश्चन 5 को करते हैं। क्वेश्चन 5 में जो हमें डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसको हमें इस डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, तो हम इसी डिटर्मिनेंट में हमें चेंज करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें देखो 2 है ना बाहर, तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में 2 आ जाए। तो देखो हमने थोड़ा सा सोचा और हमें ये पता चला कि यहाँ पे B प्लस सी है, यहाँ पे C प्लस ए है, और यहाँ पे है A प्लस बी, ठीक है। यानी कि अगर हम B प्लस सी प्लस C प्लस ए प्लस A प्लस बी करें तो ये 2A 2B 2C हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2Q प्लस 2R प्लस 2Q इस तरीके से हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी 2X प्लस 2Y प्लस 2Z इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगाएं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास 2 आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया ऑपरेशन, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ पे हो जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R, यहाँ पे हो जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, ठीक है। और यहाँ पे तो यही बचेगा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। इतना करने के बाद देखो इनमें 2 कॉमन आ रहा है ना, इन सभी में देखो यहाँ पे हम अलग कॉमन लेंगे, यहाँ पे अलग लेंगे और यहाँ पे अलग लेंगे, तो ये हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे हो जाएगा 2X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे है C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q Z प्लस X और X प्लस Y, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, R1 से ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम R1, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी लिखेंगे RESPCTIVELY। गाइस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, क्रम अनुसार, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे बचेगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे है X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे है C प्लस A, यहाँ पे है R प्लस P, यहाँ पे है Z प्लस X, यहाँ A प्लस P प्लस Q और X प्लस Y। अब इतना करने के बाद देखो 2 तो हमारा बाहर आ गया। अब इसको हमने दोबारा से देखा इस वाले डिटर्मिनेंट को, तो इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो एक एक एलिमेंट है, लेकिन देखो इसमें कितने सारे हैं, और यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए इनको हम आपस में मतलब माइनस करेंगे। देखो इसमें पहली वाली जो रो है इसमें है A प्लस B प्लस C, यानी कि इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट हटा सकते हैं, तो एक एलिमेंट बचेगा, जिससे कि हम इसके मतलब नियरली इसको सॉल्व, इसके मतलब प्रूव करने के पास पहुंचते चले जाएंगे। अगर हम ऐसा करते चले जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम A और B को हटा दें, यानी कि अगर हम इसमें से इस वाली पहली रो में से दूसरी रो को या फिर तीसरी रो, किसी भी एक रो को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि हम R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 है, तो R1 को हमने चेंज किया, R2 से माइनस किया, तो R2 में है C प्लस A, तो ये जब हम इसको माइनस करेंगे तो R1 में हमारे पास सिर्फ B बचेगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा B। इसी तरीके से यहाँ पे गाइस R और P को अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 से, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा Q। और इसी तरीके से अगर हम इसमें से
एक्स और जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वाई, ठीक है। और यहाँ पे यही एलिमेंट रहेंगे, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ठीक है। इतना कर दिया तो देखो अब हम क्या दिख रहा है कि हमने पहली वाली रो में तो एक एक एलिमेंट बना दिए। अब जो दो रो रह गई हैं इनमें भी तो हमें एक एक एलिमेंट लेके आना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं, है ना। देखो अगर हम इसमें से ऊपर B है, R1 में B है, Q है और Y है, और इसमें है A प्लस बी, P प्लस क्यू और X प्लस वाई। तो अगर इसमें से हम B को हटा दें, इसमें से Q को हटा दें और इसमें से Y को, तो एक एक एलिमेंट ही तो रह जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 चेंज टू R3 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 2, ये R1 तो वैसे ही रहेगी, B Q और Y, यहाँ पे है C प्लस A, R प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ठीक है। अब R3 में से हमने R1 को माइनस किया तो यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे बचेगा P और यहाँ पे बचेगा X, ठीक है। अब जो हमारी R2 है इसको भी हमें, इसमें भी हमें एक ही एलिमेंट बचाना होगा, तो यहाँ पे C प्लस ए है। अब देखो A आ रहा है गाइस थर्ड वाली रो में, है ना। तो अगर हम R3 को, सॉरी R2 को अगर हम R3 से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ऑपरेशन लगा देते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस R3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 B Q Y। यहाँ पे देखो हमने R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे बचेगा C, यहाँ पे बचेगा R और यहाँ पे बचेगा Z। यहाँ पे है A P और X, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अभी देखो ये हमारे पास एलिमेंट्स तो सारे आ गए लेकिन वो रो आगे पीछे हैं, है ना। ये देखो ए पी एक्स यहाँ पे है और हमारी यहाँ पे लास्ट में है। तो हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये R3 है ना, तो सबसे पहले हम इसको R2 की प्लेस पे रखेंगे, यानी कि हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को हम लिख रहे हैं R3 की जगह और R3 को लिख रहे हैं R2 की जगह। तो गाइस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो ऐसा करने पर हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। गाइस मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे कि ये बन जाए। तो ये देखो ये पहली वाली रो तो ऐसी रहेगी B Q और Y। अब यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये A ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा X, यहाँ पे बचेगा C R और Z, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो R2 दिख रही है और R1 दिख रही है, अब अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास बिल्कुल जैसा डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना है वैसा ही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं R1 चेंज टू R2 और R2 को हम चेंज कर रहे हैं R1 में। गैस यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो हम इसमें भी दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन अब बचेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2। अब हमने R2 में जो APX थी इसको हमने R1 की जगह कर दिया, तो ऊपर सबसे पहले आएगा AP और X और जो R1 थी उसको हमने R2 की प्लेस पे रख दिया, तो ये हो जाएगा B Q और Y और यहाँ लास्ट में बचा C R और Z, ठीक है। गाइस देखो हमें यही प्रूव करना था ना ये वाली चीज, और हमने इसी को प्रूव कर दिया। होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे थोड़ी कुछ मुचुर सी हो गई है, लेकिन हाँ आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलो क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है इसको भी हमें 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल -1 की पावर 3 और ये बचेगा गाइस 0 -a b, यहाँ पे a 0 और ये हो जाएगा c, यहाँ पे -b -c और 0। तो ये इस तरीके से बचेगा, ठीक है। अब -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे यही रहेगा 0 -a b a 0 c -b -c और 0। अब हम क्या करते हैं गाइस,
अब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट हम रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा आर चेंज टू सी, यानी कि हम रो को कॉलम बना रहे हैं और कॉलम को रो बना रहे हैं। तो ये डेल्टा इक्वल हो जाएगा -1, यहाँ पे देखो रो को कॉलम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 -a0c -b-c और 0। अब गाइस आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, ये बिल्कुल इसके इक्वल हो गया और इसको हमने डेल्टा नाम दिया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा गाइस डेल्टा इक्वल माइनस डेल्टा। ठीक है, अब इस माइनस के डेल्टा को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल में यहाँ पे 0 बचेगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा इक्वल 0। अब ये गाइस 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल 0, यानी कि हमने 0 इस डिटर्मिनेंट को प्रूव कर दिया। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन 7 को करते हैं। क्वेश्चन 7 में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमें इस तरीके से प्रूव करना है। लेकिन गाइस इस डिटर्मिनेंट में एक ये प्रॉब्लम है कि इस डिटर्मिनेंट को हम बिना एक्सपेंड किए इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन गाइस हमसे ये भी बोला गया है कि आप 1 से कुछ 7 तक के जो डिटर्मिनेंट को करो ना, यानी कि उनको जब आप प्रूव करो तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, आपको एक्सपेंड नहीं करना है। तो गाइस ये हो सकता है कि ये एनसीईआरटी से मिसप्रिंट हो गया हो, क्योंकि गाइस जहाँ पे मैंने इन सवालों को सीखा था, मेरे सर ने भी गाइस मुझे एक्सपेंड करके ही करवाया था। और मैंने यूट्यूब पे कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियो देखी और उन्होंने भी गाइस इसको लास्ट में एक्सपेंड कर ही दिया है। देखो एक्सपेंड करना ऐसे नहीं होता कि हम इसको स्टार्टिंग में ही एक्सपेंड कर दें। सबसे पहले जितना हो सके हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। लास्ट में जब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता, तो इसलिए हमें लास्ट में जब मतलब डिटर्मिनेंट को जहां तक हो सके प्रॉपर्टी से सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दो, फिर लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हमें उसको एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करें, सॉरी एक्सपेंड नहीं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि हमें प्रूव करना है 4a² b² और c²। अब हमें देखो a b c होना चाहिए, तो हम इस डिटर्मिनेंट को हम देखेंगे और हमें ये दिख रहा है कि जो r1 है इसमें a आ रहा है बार बार, और r2 में b आ रहा है, और R3 में C आ रहा है। तो हम A, B, C कॉमन ले लेते हैं R1, R2 और R3 से। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A, B और C। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का A, यहाँ पे बचेगा B, यहाँ पे C, यहाँ पे बचेगा A और यहाँ पे बचेगा -B, यहाँ पे बचेगा C, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब गाइस हमें तो इसमें एक चीज और दिख गई कि हाँ भैया हम तो इसमें फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ भैया हम फिर से इसमें से कॉमन ले लेंगे, लेकिन अब हम लेंगे इसमें किससे, कॉलम से कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² b², c²। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -1 1 1 1 -1 1 और यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है, अब गाइस हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि अगर हम ये जो -1 है ना, ये C1 में -1 है, अगर हम इसको C2 से प्लस करें और C3 से भी प्लस करें तो ऐसा करने पर हमारे पास 0 0 हो जाएगा, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को ये वाला डिटर्मिनेंट और सिंपलीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे कि C2 चेंज टू C2 प्लस C1। ठीक है, एक ऑपरेशन ये लगा दिया। गाइस हम 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते हैं, और एक ऑपरेशन लगा देते हैं C3 चेंज टू C3 प्लस C1। तो यहाँ पे करता हूं, तो ये हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे ये है a² b² और c²। अब हमने क्या किया, C1 में तो हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो ये तो ऐसा ही रहेगा -1 1 और 1। अब हमने C2 में C1 को प्लस कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा।
यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2। और हमने C3 में क्या किया, हमने C3 में अभी C1 को प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें दिख रहा है कि अब हम इसमें क्या क्या ही, अब गाइस हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हम इसको R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये ऑपरेशन अच्छे से समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपनी रफ पे करके देखना। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, मैंने C2 को C1 से ऐड किया, तो आप इसको ऐड करके देखना, फिर अगर 0 आ रहा है तब आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो करना तो गाइस आपको खुद भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो यही है A² B² और C²। तो गाइस हम R1 से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे R1 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है -1। अब किस तरीके से करते हैं, अब ये इस वाली रो में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 2 2 जार, ये हो जाएगा 4। अब गाइस आगे हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे R2 और R3 है ना, ये 0 हैं, और 0 से हम किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो इसको हम यहीं पे बंद कर देते हैं। तो देखो ये 0 -4 बचेगा, और -4 का जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A² B² C² -1 मल्टीप्लाई में माइनस का 4। तो ये गैस ये हो जाएगा A² B² C² और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब 4 आगे लिखा है तो हम आगे लिख देते हैं 4A² B² C²। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया। होप गाइस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है।